नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा। फ्रेंड्स, अगर आपकी एनजीओ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपकी कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है या सेक्शन 8 कंपनीज है तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ बनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तय किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव इनकम टैक्स एक्ट के अंडर फॉल करते हैं या नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को आगे लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 15 चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। कोई भी एनजीओस बहुत सारे तरीके की चैरिटेबल एक्टिविटीज करती हैं। कोई एनजीओस गाय की रक्षा करना को चैरिटेबल एक्टिविटीज मानते हैं। कोई एनजीओस एजुकेशन प्रोवाइड करने को चैरिटेबल एक्टिविटीज मानते हैं। लेकिन जो आप ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपकी एनजीओ के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आप चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव, क्या वो एक्टिविटीज इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 15 चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल करती हैं या नहीं, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 15 की चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है रिलीफ ऑफ द पुअर। अगर आपकी एनजीओ किसी भी गरीब की हेल्प करती है, जैसे उसे फूड प्रोवाइड करती है, उसे कपड़े प्रोवाइड करते हैं या आप उन्हें शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी एनजीओ चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल करती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। अगर आपकी एनजीओ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अब एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन मतलब सिस्टमेटिकली स्कूलिंग चलाती है। अगर आपकी एनजीओ सिस्टमेटिकली स्कूलिंग चलाती है तो वो चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल करती है। लेकिन अगर आपकी एनजीओ प्राइवेट कोचिंग चलाती है तो क्या तब भी वो चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल करती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिग नो। अगर आपकी एनजीओ किसी भी तरह की कोई भी प्राइवेट कोचिंग प्रोवाइड करती है तो वो चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आते हैं योगा। अगर आपकी एनजीओ योगा सिखाती है तो भी आपकी एनजीओ चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन को फॉल करती है। नेक्स्ट है मेडिकल रिलीफ। अगर आपकी एनजीओ मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करती है तो भी आपकी एनजीओ चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन को फॉल करती है। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अगर आपकी एनजीओ के थ्रू इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की रक्षा की जा रही है या वाइल्ड लाइफ को बचाया जा रहा है या फॉरेस्ट को बचाया जा रहा है, तो भी आपकी एनजीओ चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। अगर आपकी एनजीओ के द्वारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन की जाती है, आपकी एनजीओ के थ्रू हिस्टोरिकल प्लेसेस की रक्षा की जाती है, आर्टिस्टिक चीज़ों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो भी आपकी एनजीओ चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल करती है। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी एनजीओ ना तो रिलीफ ऑफ द पुअर में काम कर रही है, ना तो एजुकेशन में काम कर रही है, ना मेडिकल में काम कर रही है, ना योगा में काम कर रही है, मीन्स ऊपर दिए गए किसी भी ऑब्जेक्ट में काम नहीं कर रही है, तो
आपकी एनजीओ किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी, अब हम उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट कैटेगरी आती है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। फ्रेंड्स, अगर आपकी एनजीओ ऊपर दिए गए किसी भी ऑब्जेक्टिव में फॉल नहीं करती है तो आपकी एनजीओ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी में फॉल करती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे हिंड्रेंस लेकर आती है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपकी एनजीओ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी में फॉल करती है तो इसके हिंड्रेंस ये है कि अगर आपकी एनजीओ कोई बिजनेस कर रही है, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उस बिजनेस से आई हुई रिसिप्ट, उस बिजनेस से हो रही इनकम आपकी एनजीओ की टोटल रिसिप्ट के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एनजीओ की टोटल ग्रोस रिसिप्ट है 10 लाख और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंडर आपको बिजनेस से जो इनकम होती है वो होती है 1 लाख, मीन्स 10 लाख का 10%। तो 10 लाख का 10% मीन्स आपकी एनजीओ चैरिटेबल पर्पसेस में फॉल करती है। लेकिन अगर यही 1 लाख 3 लाख हो जाता है तो 10 लाख का 30%, तो ये चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा और उस ईयर के लिए, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपको ये टोटल ग्रोस रिसिप्ट हुई हैं, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंडर फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो अगर आप एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी में फॉल करते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, बिजनेस से आई हुई रिसिप्ट मोर देन 20% अपनी एनजीओ से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी एनजीओ है, जैसे अगर आपकी ट्रस्ट है, तो आप ट्रस्ट डीड में अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं, और अगर आपकी सोसाइटी है तो आप बायलॉज के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं, और अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स मेंशन किए गए होंगे। फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसमें मेंशन है कि क्या वो इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल है तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसी तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।